जय हिंद दोस्तों, मैं देव गुजर आपके साथ एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन है कक्षा 9 और कक्षा 10 को पूरी की पूरी किताब को रिवाइज करूँगा। उसकी सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के जो एग्ज़ाम हुए हैं RSSM बोर्ड के हो चाहे RPSC को, उनमें जो राजस्थान जीके है वो छोटी सी किताब जो 9th की और 10th की है उससे कवर हुआ है। 95% तक उसमें कवर हुआ है। तो आप सभी बड़े बड़े पोथी ना पढ़कर इन दो किताबों का गहनता से अध्ययन करेंगे तो निस्संदेह आपको राजस्थान जीके में महारत हासिल होगी और आप अधिक नंबर गेन करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला जो चैप्टर है उसका नाम है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। ये कक्षा 10 की जो किताब चल रही है अभी राजस्थान बोर्ड की, उसमें जो पहला चैप्टर है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। उसमें आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है 1949 ईस्वी में 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान, एक मिनट, 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 में एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। तो आपने कई परीक्षाओं में देखा होगा कि ये किताब एनल्स एंड एक्टिविटीज़ के लेखक का नाम पूछते हैं, भाई ये किताब किसकी है, तो आप इसमें याद रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। आप देख सकते हैं, ये 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। प्राचीन साहित्य अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के नाम भिन्न भिन्न मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है, मरु, धन्व, जांगड़, मत्स्य, सूरसेन आदि हैं। ऋग्वेद में जिनका नाम आया ये हैं मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन। मरु और धनु दोनों का अर्थ एक ही है। मरु और धनु दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। तो जो मरु और धनु है दोनों का अर्थ एक ही जोधपुर जो संभाग है उसके लिए प्रयोग हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। देख लो भाइयों, जोधपुर को पहले मरु कहते थे, फिर उसका नाम मरुवार हुआ और इसके बाद में धीरे धीरे टाइम बीता गया और जोधपुर को मारवाड़ से फिर जोधपुर हो गया। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहाँ समी, केर या पीलू आदि होते हो। जांगल शब्द उस क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ जहाँ पे समी का वृक्ष हो, केर हो, पीलू आदि हो। बीकानेर और नागौर वे आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता है। बीकानेर, नागौर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो जांगल देश के नाम से जाना जाता था। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ। मत्स्य जो राज्य का उल्लेख हुआ महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। ये भी एक प्राचीन राज्य था। जो मत्स्य है और सूरसेन है दोनों ही महाभारत कालीन और पुराने राज्य हैं। इनमें आप देख लेना मत्स्य में कौन सा है और सूरसेन में कौन सा वर्तमान का क्षेत्र शामिल है, क्योंकि जब प्रश्न आता है तो इनके वर्तमान के क्षेत्र पूछते हुए मत्स्य में कौन सा शामिल है और सूरसेन में कौन सा क्षेत्र शामिल है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है सूरसेन का और मत्स्य का। आगे देखिए, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं।
जैसे माई नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई नदी के पास का प्रतापगढ़ का जो भूभाग है वो कांठल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र माही नदी के किनारे, यानी जो किनारा है उसको कांठा बोलता है, इसलिए माही नदी के कांठे पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र को अपन कांठल के नाम से जानते हैं। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान भी कहलाता है। तो आसपास में 56 गांवों का समूह है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो मध्य का भूभाग है वो 56 का मैदान कहलाता है। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र पठारी होने के कारण इसको उपरमाल, आपने देखा होगा बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ वो उपरमाल के क्षेत्र में हुआ। तो भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो पठारी उठा हुआ भाग है उसको उपरमाल के नाम से जानते हैं। जैसे एक शब्द आएगा उपरमाल, तो आपको समझना होगा कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक की बात हो रही है। आगे देखिए, उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है, और उदयपुर के जो आसपास का प्रदेश है पहाड़ियाँ ज़्यादा होने के कारण उसको अपन गिरवा कहलाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। आप सोच सकते हैं कि जैसलमेर का, जैसे जोधपुर का नाम क्या था, मरुवार, और फिर मारवाड़ के बाद में जोधपुर हुआ, उसी प्रकार जैसलमेर का जो प्राचीन नाम मांड था। कई परीक्षा में सवाल आता है मांड निम्नलिखित में से हैं, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, तो आपको जैसलमेर में उसको टिक करना होगा, क्योंकि जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है वो मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावटी नाम से जाना जाता था। तो आपने देखा कि मैंने अभी जो प्राचीन नाम है ऐसे जो बांगड़ है, मांड है, उपरमाल, गिरवा, मरुवार, मत्स्य प्रदेश कौन सा था, सुरसेन प्रदेश कौन सा था, उनमें कौन से वर्तमान के क्षेत्र सम्मिलित है, उन सभी को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल बनकर आते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक है इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार से इतिहास को बांटते हैं। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहासकारों ने जो इतिहास आज तक खोजा है उसको 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है प्राक युग, दूसरा आद्य युग और तीसरा ऐतिहासिक युग। प्राग युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी कि प्राग युग में वहाँ तक की समय शामिल होगा जहाँ तक हमको कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ, यानी कि मानव उस टाइम मानव लेखन कला से अपरिचित था। आदि युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन या तो वे स्पष्ट हैं अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ। या तो वो लिखित है लेकिन या तो अपन उसको पढ़ नहीं पाए हैं, या वो अस्पष्ट है। और ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। ऐतिहासिक युग में वो काल शामिल होगा जिसमें अपन को ऐसी सामग्री मिली है जिसको अपन ने पढ़ लिया है और सुस्पष्ट लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। तो ये इतिहास के 3 काल हो गए, प्राक युग, आदि युग और ऐतिहासिक युग। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राक युग, ये युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का जो काल है उसको प्राक युग में डाल दिया। फिर आदि युग में ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा। तीसरा है ऐतिहासिक युग, ये युग 600 ईसा पूर्व से अभी जो वर्तमान समय तक चल रहा है वो अभी ऐतिहासिक युग का चल रहा है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक राजस्थान में, यानी कि प्राग युग में आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पहले तक राजस्थान की क्या स्थिति रही है, राजस्थान कैसा था, राजस्थान में क्या क्या था, वो अपन इसमें पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक राजस्थान में। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों से हुआ है। अपन सोच सकते हैं कि जहाँ भी मानव की सभ्यताएं हमको मिली है आज तक, चाहे हड़प्पा हो, कालीबंगा हो, और जितनी भी सभ्यताएं मिली है वो सब की सब सभ्यताएं, या विदेश में भी सभ्यताएं मिली हैं,
वो सभी सभ्यताओं की उद्गम हमको नदियों से मिला है। उन सभ्यताओं की खोज हुई है नदी घाटियों से हुई है, क्योंकि जीवन जीने के लिए पानी और जल प्रमुखता से चाहिए, इसलिए वे सभ्यताएं नदियों घाटियों में हुआ। क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी थी। अब आप सोच सकते हैं कि हजारों सैकड़ों करोड़ों वर्ष पहले भी राजस्थान की स्थिति भी ऐसी थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था। अभी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है और वो कह रहे हैं कि जो अब आज का मरुस्थल है वहाँ पे पहले समुद्र हुआ करता था, और सरस्वती और दर्शवती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। ये स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी, क्योंकि पानी ही पानी था, तो यहाँ पर मानव का जीवन यापन करना आसान था। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में मानव को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। जो मानव सभ्यता का उद्भव का काल है, यानी कि वो काल जिसमें मनुष्य का जन्म हुआ, सृष्टि की शुरुआत हुई, उस काल को वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके उस काल का नाम पाषाण काल नाम दिया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांट दिया: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। वैज्ञानिकों ने मानव सृष्टि के उद्भव के काल को पाषाण काल बोला है, और इस पाषाण काल को क्योंकि इस काल की अवधि करोड़ों हजारों वर्षों तक रही है, इसलिए इसके अध्ययन की सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने इसे 3 भागों में बांटा है: पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। अब हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो पढ़ेंगे। पूर्व पाषाण काल के समय राजस्थान की कौन कौन से स्थान सम्मिलित थे? आप बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ से सवाल पुटअप होते हैं। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्ट्जाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। यहाँ हमको ऐसे पाषाण मिले हैं, ऐसे पत्थर मिले हैं, विशेष रूप से क्वार्ट्जाइट के जो पत्थर मिले हैं, उनसे ऐसा उन वैज्ञानिकों ने खोज की तो उनको मालूम हुआ कि लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में C.A. हैकट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़, वेरी मोस्ट है, जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार हैंडेक्स खोज निकाली। आप ये देखना कि C.A. हैकट ने कहाँ खोज करी है? जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई एक पाषाणकालीन हस्त कुठार हैंडेक्स खोज निकाली थी। कुछ समय पश्चात शेटनकौर ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले हैं। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने के लिए सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियाँ, विशेष रूप से चंबल, बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय B. आलसीन को है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। तो आपने देख लिया कि पूर्व पाषाण काल में कौन कौन से राजस्थान के क्षेत्र रहे, कहाँ कहाँ खोजी हुई है।
आप इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। उसके बाद में है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में राजस्थान में क्या खोजी हुई है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी में राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक काल के मध्य काल में मध्य पाषाण काल रहा है। यानी कि मध्य पाषाण काल का जो समय है उसमें भी अपने राजस्थान में कई बस्तियां थी। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़ की बेडच नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। देख लो दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियों के किनारे, चित्तौड़ की बेडच नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण हमको मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे हैं, हल्के और कुशलता से निर्मित हुए हैं। यानी कि जो पहले के जो मानव थे उनसे अच्छे उपकरण इन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं। जो मध्य पाषाण काल रहा है उन्होंने उपकरण जो छोटे बनाए, हल्के बनाए और अच्छे कुशलता से निर्मित ये उपकरण हैं। ये उपकरण जास्पर, एगेट, चर्ट, कार्लिन, क्वार्ट्जाइट, कैल्सडोनी आदि पाषाणों से बने। ये जास्पर, एगेट, चर्ट ये पत्थर के प्रकार हैं, यानी कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थर हैं, इनसे ये उपकरण बने हुए हैं जिनमें ब्लेड है, इग्रेवर, ट्राइएंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। ये जो नाम मैंने अभी बोले हैं ये जो उपकरण मिले हैं हमको उनके प्रकार हैं, यानी कि ब्लेड मिली है, इर्गेवर मिला है, ट्रायंगल, क्रेसेंट, इन पत्थरों से निर्मित ये छोटे छोटे ये उपकरण मिले हैं। पत्थर के बने इन उपकरणों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे और हल्के कुशलता से निर्मित उपकरण हैं, इसलिए इस एज को इन उपकरणों को माइक्रोलिथ उपकरण कहा गया है। इसके बाद में तीसरा युग इसका पाषाण काल का उत्तर या नव पाषाण काल। इसमें राजस्थान में कौन सी संस्कृतियाँ मिली हैं आप देखिए। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर या नव पाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए। तो हमको याद रखना है कि अजमेर से नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से हमको उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो दोस्तों ये याद रखना, जो पाषाण काल है, पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल में कौन से राजस्थान के क्षेत्र शामिल हैं, मध्य पाषाण काल में कौन से हैं, उत्तर पाषाण काल में कौन से हैं, इन सभी क्षेत्रों के आप नाम याद रखोगे, कौन से उपकरण प्राप्त हुए, किस पत्थर के बने हुए हैं और किस प्रकार के उपकरण हैं, आप अपने माइंड में ये बात रखनी है। उसके बाद में पाषाण काल के बाद में राजस्थान में आया धातु काल। धातु काल में सबसे पहले ताम्र पाषाण, फिर ताम्र और ताम्र कांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र के काल के अवशेष हमको मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, सीकर वेरी मोस्ट हैं, इनके नाम आते हैं। फिर सवाल आता है कि गणेश्वर निम्न में से कौन से जिले में है, तो इन सभी का आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी सभ्यता कौन से जिले में है। और ये जब भी मैं जो सभ्यता ही बोलूँगा वो ताम्रकालीन संस्कृति होगी, यानी कि यहाँ पर तांबा ज़्यादा मिला था। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर है जो सीकर जिले में स्थित है, फिर कालीमगा हनुमानगढ़ जिले में, गिलुंड राजसमंद जिले में, आहाड़ व झाड़ोल उदयपुर में, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में, कुराड़ा नागौर में, सावणिया व पुंगल बीकानेर जिले में, नंदलालपुरा किराड़ौत व चितवाड़ी जयपुर जिले में, एलाना वेरी मोस्ट है जालौर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोल माहौली सवाईमाधोपुर में, मल्हा भरतपुर में आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये इन स्थानों के नाम और संबंधित जिले के नाम को आपको विशेष रूप से याद रखना है। उसके बाद में ताम्रकाल के बाद में लोह काल में राजस्थान की कौन सी संस्कृतियाँ रही हैं, कौन से क्षेत्र शामिल रहे हैं। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान
और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटना थी। इसने क्योंकि लोहे की जैसे ही खोज हुई तो कृषि के उपकरण मजबूत बनाए गए, उनसे कई जंगलों को साफ किया गया और फिर हथियार भी बनाए गए, कृषि के उपकरण बनाए गए, जिससे कि खेती अच्छी हुई। खेती अच्छी होने से मानव का स्थायी निवास भी हुआ, हथियार हो गए, इसलिए फिर जानवरों को मारना, उससे मांस प्राप्त करना भी मानव के लिए आसान हो गया। तो लोहे की जैसे ही खोज हुई, इसने कृषि उपकरणों और हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्यों को ही बदल दिया। जैसे ही लोहे की खोज हुई तो शानदार उपकरण कृषि के बने, शानदार हथियार बने, से इन बढ़ने के कारण पूरा का पूरा परिदृश्य चेंज हो गया, मानव का स्थायी निवास हो गया, मानव को अधिक टेक्निक्स आ गई। तो फिर राजस्थान में कौन सी कहाँ कहाँ पे इसका प्रसार हुआ? राजस्थान में नूंह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड, टोंक आदि स्थानों से लौह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। वेरी मोस्ट है कि राजस्थान में लौह संस्कृति के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो आपको याद रखना है कि नूंह, भरतपुर से, जोधपुरा, जयपुर से, सुनारी, झुंझुनू से और रेड, टोंक से। 3, 4, 5 नाम है, इनको आप ध्यान रखना। लोहकालीन जो अपने क्षेत्र है राजस्थान के, नौ से प्राप्त लोह के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। यानी कि नौ भरतपुर से जो लोहकालीन लोह के अवशेष मिले हैं अपन को, वो भारत में लोह युग की आरंभ की सीमा मानते हैं। यानी कि वहाँ से भारत में लोह युग प्रारंभ होना माना जाता है। जोधपुरा जो जयपुर में स्थित है, सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। रेड को तो लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है। तो ऐसा सवाल आता है कि प्राचीन राजस्थान का टाटानगर स्थित है, कहाँ पे स्थित है या कौन सा है? तो आपको आंसर देना है रेड जो टोंक में स्थित है, वो प्राचीन राजस्थान के टाटानगर के नाम से जाना जाता है। लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मर्दबाण संस्कृति पेंटेड ग्रे वेयर PJW ऐसी लोह काल के बाद में ये संस्कृति आई थी, पेंटेड ग्रे वेयर का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, नूंह आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। जो चित्रित मृदबाण संस्कृति है पेंटेड ग्रे वेयर PJW का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास को भी ऐतिहासिक युग प्रारंभ हो गया। जो चित्रित मर्दबान संस्कृति है उसके बाद में ऐतिहासिक युग का आरंभ हो गया। उसमें अपन को सुस्पष्ट लिखित साक्ष्य मिले हैं, उनका गहनता से अध्ययन हुआ, वैज्ञानिकों ने, उसका इतिहासकारों ने अध्ययन किया है। दोस्तों, इसके बाद में कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कौन कौन सी सभ्यताएं राजस्थान में पनपी, कैसे इनका विकास हुआ, कैसे लोग रहते थे, तो इसका अपन कल पढ़ेंगे दोस्तों। जय हिंद। आप अधिक जानकारी के लिए और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।